स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। हमारा चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने पहले वाले 2 पार्ट सुन लिए होंगे। अगर नहीं भी सुने तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन में जो जो चीज़ें हमें चाहिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ कहता था द प्रेशर ऑफ अ गैस is inversely related to volume when temperature do not change. प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आइए इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब था। यहाँ पे देखिए, प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, देखिए वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये था बॉयल्स लॉ। फिर हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ कहता था द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लाइक ऑल द थिंग एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, हमने पढ़ा था। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। गर्मियों में हमें बैठने के लिए कम जगह चाहिए, सर्दियों में बैठने के लिए हमें कम जगह चाहिए। हम श्रिंक होके बैठते हैं, अपनी लेग्स, अपनी आर्म्स को फोल्ड करना पसंद करते हैं। गर्मियों में हमें ज़्यादा जगह चाहिए होती है, हम अपनी बॉडी को काफ़ी ओपन करके बैठते हैं। जनरली कहते हैं थोड़ा दूर होके बैठ, गर्मी है। सर्दियों में हम कभी नहीं कहते दूर होके बैठ, सर्दी है। आपका याद होगा, सर्दियों में हम एक ही बेड में सारी फैमिली घुस जाती हैं। गर्मियों में याद करिए, सारे दूर दूर बैठे होते हैं, कोई बेड पे, कोई चेयर पे, सब लाइक व्हेन वी आर वाचिंग टीवी। अगर एक फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, सब दूर दूर बैठे होते हैं। सर्दियों में याद करिए, सब एक ही बेड में घुसने की ट्राई करते हैं। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। इधर देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। ये थर्माकोल का कप है, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन पड़ी हुई है जो कि बहुत ठंडी होती है। ये बैलून है, अब ये लिक्विड नाइट्रोजन को टच नहीं कर रहा, तो ये बैलून रूम टेम्परेचर पे है। जैसे इस बैलून को हम लिक्विड नाइट्रोजन में डालेंगे, बैलून ठंडा हो जाएगा। बैलून के अंदर जो गैसेस हैं वो भी ठंडी हो जाएंगी एंड इट विल श्रिंक। देखिए क्या हुआ, हमने जैसे इस बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा, ये क्या हो गया, जैसे बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया, जो बैलून के अंदर गैसेस थी उनका टेम्परेचर कम हो गया एंड दे श्रिंक। बैलून श्रिंक कर गया, गैसेस भी श्रिंक कर गई, बैलून भी श्रिंक कर गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में क्या होता है? हॉट एयर बैलून में होता है, ये देखिए नीचे उन्होंने फायर ऑन की। ये फायर ऑन करने से ये बैलून बड़ा क्यों हो जाता है? बेटा जब फायर ऑन करते हैं, जो इस बैलून के अंदर गैसेस थी उनका टेम्परेचर बढ़ गया। जब उनका टेम्परेचर बढ़ा तो गैसेस एक्सपैंड हो गई। गैसेस जब एक्सपैंड हुई तो ये बॉल, जो ये बैलून था, ये भी एक्सपैंड हो गया। आइए, तो इससे हमें क्लियर होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैसेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट है एवोगेड्रोज लॉ। एवोगेड्रो लॉ क्या था? It states that equal volume of all the gases
under the same temperature and pressure contain equal number of molecules. हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, all the gases have equal number of molecules under similar condition of temperature, pressure and volume. देखिए तीन गैसेस ली हुई हैं, पहले में हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तीनों में देखिए वॉल्यूम सेम है, 10 लीटर्स 10 लीटर्स 10 लीटर्स। टेम्परेचर भी सेम है, 300 केल्विन्स 300 केल्विन्स 300 केल्विन्स। प्रेशर भी सेम है, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। तीनों का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। तो देखिए तीनों में मॉलिक्यूल्स भी सेम है। ये सिंबॉलिक है, आप काउंट भी कर सकते हैं, जितने मॉलिक्यूल इसमें हैं उतने ही इसमें हैं, उतने ही इसमें हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ऑल द गैसेस कैन हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है एवोगैड्रोस का? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। वो कहता है जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, किसका? एवोगैड्रोस लॉ का। ये हमने तीनों ही डेफिनेशंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी। अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जो आज हमने पढ़ा, तो आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 एक बार दोबारा से सुन सकते हैं। तो अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। अब आता है आइडियल गैस। अब इस चैप्टर में आपको दो टर्म्स मिलेंगी, आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो जनरली आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस मालूम है? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप आइडियल सन हैं, आप आइडियल सन या डॉटर हैं अपने पेरेंट्स के, या रियल सन एंड डॉटर हैं अपने पेरेंट्स के? आपको बहुत फनी आंसर्स मिलेंगे खुद ही। आइडियल सन एंड डॉटर और रियल सन एंड डॉटर, सोचिए आप क्या हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं हम रियल हैं। भैया आप रियल ही हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है। रियल को आप बायोलॉजिकल मत जोड़िए। रियल और आइडियल में फर्क क्या होता है ये समझना है। आइडियल अजम्पशन है हमारी। आइडियल सन एंड डॉटर कैसे होते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, घर में काम में हेल्प करते हैं, तैयार होकर स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, होमवर्क करते हैं, वहाँ स्कूल्स का सारा प्रॉपरली चेक कराते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है। उसके बाद प्रॉपरली घर वापस आते हैं, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, ट्यूशन्स पढ़ते हैं, पेरेंट्स की घर पे हेल्प करते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। ये एक आइडियल सन एंड डॉटर की इमेजिनेशन है, सारी बातें मानते हैं। पर रियलिटी में आप काफ़ी मिस्टेक्स करते होंगे। आज जैसे आजकल छुट्टियां हैं, आप जल्दी नहीं उठ रहे होंगे, लेट उठ रहे होंगे, फैमिली की प्रॉपर हेल्प नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई थोड़ी कम चल रही होगी, तो आप कई मिस्टेक्स कर रहे हैं। आइडियल में कोई मिस्टेक नहीं होती, रियल में मिस्टेक्स होती हैं। जिनमें मिस्टेक्स हैं वो रियल हैं, जिनमें कोई मिस्टेक नहीं है वो आइडियल है। आपने सुना होगा, एक छोटे होते हम कहानी पढ़ते थे, श्रवण एक ऐसा बेटा था जिसने अपने बूढ़े माँ बाप, जिनकी आईज भी नहीं थे, अंधे थे वो, उन्हें अपने कंधे पे एक वो तराजू सा बनाया, उस पर बिठा के सारे रिलीजियस प्लेसेस को घुमाया। वो एक इमेजिनेशन है, पता नहीं वो था कि नहीं था, पर उस कहानी में हमें ये बताया गया कि आइडियल और रियल में क्या फ़र्क होता है।
अच्छे बच्चों में, आइडियल सन एंड डॉटर्स, और आज के बच्चों में क्या फर्क है? तो ये आइडियल है, रियल में मिस्टेक्स आ गई। तो ऐसी आइडियल गैसेस होती हैं, रियल गैसेस होती हैं, पर हमें समझना पड़ेगा कि आइडियल है क्या। आइडियल इज इमेजिनेशन, रियल मीन्स रियलिटी। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आइडियल गैस की क्या इमेजिनेशंस हैं, फिर जब वो गैसेस उन इमेजिनेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगी तो वो रियल गैसेस बन जाएंगी। तो पहले हम पढ़ेंगे आइडियल गैस, जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा हम पढ़ेंगे रियल गैसेस। तो आज हमारा फोकस आइडियल गैस पे है, इमेजिनेशंस, हाउ अ गैस कैन बी आइडियल। ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट्स होता है हमारी अजम्पशंस। ध्यान रखिएगा, +1 +2 में एक वर्ड बहुत यूज होगा, पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट का डायरेक्ट मीनिंग है अजम्पशन। ये इटसेल्फ एक टॉपिक भी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट द पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। रियलिटी में ये जो अजम्पशंस नीचे लिखी गई हैं, अगर कोई भी गैस इसको मान लेती है तो वो आइडियल हो जाएगी। अब ये क्या क्या है इनको समझते हैं। अ गैस कंटेन, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, अ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन गैस आर कंप्लीटली आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। कहता है सारी गैसेस छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई हैं, और ये अगर हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो उसका साइज, मास, शेप सब सेम होगी। हमें इतना याद रखना है, अ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। दिस इज द मेजर थिंग। द आगे जो लिखा है, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन गैस आर कंप्लीटली आइडेंटिकल इन शेप एंड मास, इट इज योर चॉइस टू राइट। मेजर क्या लिखना है, ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट, the volume of a gas is negligible as comparison to volume of the container। अगर किसी भी कंटेनर में हम गैस ले लेते हैं, जो रियल वॉल्यूम है गैसेस का वो नेग्लिजिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम स्टेडियम में 10 लोग मैच देखने चले गए। अब पूरे स्टेडियम में मान लीजिए सिर्फ 10 लोग ही हैं जो मैच देख रहे हैं, तो लगभग अगर टीवी पे वो मैच दिखाया जाए तो क्या बोला जाएगा, लगभग सारा ही स्टेडियम खाली है। बिल्कुल वैसे ही द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के कंपैरेटिवली बिल्कुल खाली होता है या कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक रूम में अगर मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि रूम खाली है। पर अगर एक रूम के अंदर सिर्फ 10 आंट आंट कीड़ियां, चींटियां, पड़ोसी वाली आंटी नहीं, आंट, छोटी छोटी कीड़ियां चींटियां होती हैं, मान लीजिए एक कमरे में सिर्फ 10 चींटियां ही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द रूम इज एम्प्टी। हमने यहां पे क्या अज्यूम कर लिया, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द आंट्स आर नेग्लिजिबल as comparison to volume of the container. Next point, there is no force of attraction or repulsion among the molecules, they are moving independently to each other। कहता है मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो उनमें ना ही कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्शन है। दे आर मूविंग रैंडमली, दे आर मूविंग रैंडमली, उनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी रिपल्शन नहीं है। दे नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल।
उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion among the gas molecules, and they are moving randomly or independently. The molecules are in rapid motion, which is completely random. They collide with one another and the walls of the container. अब मान लीजिए एक बड़ा हॉल है, तो हमने सबके आंखों में पट्टी बांध दी, और एक बच्चे के हाथ में गन है। वो कहता है भागो, कोई रुक गया तो गोली मार दूंगा। अब सारे बच्चे रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई इधर आगे, कोई पीछे, भागी जा रहे हैं। जब वो ऐसे भागेंगे तो क्या होगा? वो आपस में भी टकराएंगे एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराएंगे। द मॉलिक्यूल्स आर इन द रैपिड मोशन विच इज कंप्लीटली रैंडम and they collide with one another and with the walls of the container. उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। All the molecules are perfectly elastic. अब ये इलास्टिक क्या होता है? जब सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, जब उनके आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, जब वो आपस में टकरा रहे थे, टकराने से उनकी एनर्जी कम हो रही थी, वो थक रहे थे। थोड़ी देर बाद सारे थक जाएंगे और बैठ जाएंगे, और क्या बोलेंगे? जो आपने गोली मारनी है मार लीजिए। क्योंकि जब हम कोलाइड करते हैं तो हम एनर्जी लूज करते हैं। अब बॉक्सिंग में देखिए, जब पंच पड़ता है तो दो चीजें कोलाइड होती हैं, तो मारने वाले की भी एनर्जी कम होती है, थकता है, थक जाता है। जिसको जिसको पंच लगता है उसको, उसकी तो एनर्जी काफी कम हो जाती है, पर एनर्जी दोनों की लूज होती है। जब कोलाइड होने पे एनर्जी लूज होगी तो वो होगा इनइलास्टिक। ध्यान से, इनइलास्टिक या अनइलास्टिक। द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो वो एनर्जी लूज नहीं करते। अब देखिए, सारे गैस मॉलिक्यूल्स इतने सालों से रैंडमली मूव कर रहे हैं, हजारों लाखों सालों से। अगर वो कोलाइड करके एनर्जी लूज कर रहे होते, अब तक तो वो थक के बैठ गए होते। हमें ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना पड़ता? नीचे से उनको उठा के सांस लेना पड़ता, खींचना पड़ता, सक करना पड़ता। क्या ऐसा होता है? नो, मॉलिक्यूल्स आर स्टिल मूविंग रैंडमली इन एयर फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर्स। दैट मीन्स व्हेन दे आर कोलाइडिंग, दे आर नॉट लूजिंग एनर्जी। जो कोलिजन पे एनर्जी लूज नहीं करते, दे आर कॉल्ड इलास्टिक, और जो लूज करते हैं दे आर कॉल्ड इनइलास्टिक। ये पढ़िए, द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन either with the walls of the either with one another or with the walls of the container. There is no force of gravity on the gas molecules. जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई ग्रेविटी नहीं होती। अगर आप एक एप्पल नीचे छोड़िए तो वो गिर जाएगा, आप एक बॉल को ऊपर से छोड़िए वो नीचे गिर जाता है, पर गैस मॉलिक्यूल कभी ऐसे नहीं गिरते। अगर गैस मॉलिक्यूल ऐसे नीचे गिर जाते तो सोचिए हम सांस कैसे लेते? तो हमें भी नीचे जमीन से मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना पड़ता। तो देर इज नो फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स। द प्रेशर of the gas is due to the collision of the molecule with the side of the walls of the container. जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर से जाके टकराते हैं तो क्या एग्जर्ट करते हैं? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। आप किसी चीज से टकराइए, आप दरवाजे से जाके जोर से शोल्डर मारिए या पंच करिए, तो क्या होगा? आप दरवाजे पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। जब भी एक चीज दूसरे से टकराएगी तो प्रेशर एग्जर्ट करेगी। ऐसे ही जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर या वेसल से जाके टकराते हैं तो क्या एग्जर्ट करते हैं? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। द प्रेशर ऑफ द गैस is due to the collision of the molecule with the speed of the vessel, side of the vessel.
एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। जब मम्मी पापा पेरेंट्स प्यार से कहते हैं ये काम करिए, आप कहते हैं मैं थोड़ी देर में करूंगा। उनका अब गुस्सा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जल्दी करिए, आप कहते हैं मैं 10 मिनट में करता हूँ। और मान लीजिए कहीं वो चांटा मार देते हैं। अब याद करिए जब चांटा पड़ता है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, आप सारे काम जल्दी जल्दी करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए एक शरारती बच्चा था, उसने अपने आगे वाले स्टूडेंट की ट्राउज़र में आग लगा दी। अब बताइए जो सामने आगे वाला जो है बच्चा है जिसकी ट्राउज़र में आग लगी है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और वो ज़ोर तेज़ी से भागेगा कि नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वो भी यही कह रहा है, देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक गैस थ्योरी। अब उम्मीद करते हैं आपको ये सारा समझ आ गया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आप किसी भी पॉइंट को दोबारा सुनना चाहते हैं दोबारा भी सुन सकते हैं। पर ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आता है। कैसे आएगा? राइट द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखने होते हैं। तो ये लर्न करने हैं आपने, लर्न करके आपको ये सारे लिखने हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये थी अजम्पशन, अजम्पशन फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस की डेरिवेशन करते हैं। ये डेरिवेशन है, अगर आपको पेपर में आता है राइट द डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, तो कैसे होगी? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये था बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये था चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एवोगेड्रोस लॉ। ये तीनों लॉ हमने पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रो लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये तीन लॉस। अब हमने इनको इकट्ठा कर दिया, ये क्या बन गया? एन टी अपॉन पी। क्या बन गया? एन टी अपॉन पी। आपको पता होगा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया आर। ये जो आर कांस्टेंट है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या बन गया? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। एन नंबर ऑफ मोल्स। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर। उम्मीद करते हैं आपको ये आइडियल गैस इक्वेशन समझ आ गई होगी। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगेड्रो लॉ। इसको कंबाइन करके क्या बन गया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन एन टी अपॉन पी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने इक्वल टू डालना था, तो एक कांस्टेंट ले लिया, वो क्या होता है? आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या बन गया? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द वेरी इजी डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। ये जनरली हम एटमॉस्फेयर में या बार में लेंगे। ध्यान रखिएगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे एटमॉस्फेयर ले लीजिए चाहे बार ले लीजिए। वी वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स, ये ध्यान रखेंगे।
वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स। कई बार टीचर नॉटीनेस करता है, ट्रिकी क्वेश्चन डाल देता है, वॉल्यूम ले लेता है एमएल में, तो एमएल को लीटर बनाना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। जब भी मिलीलीटर में आ जाएगा तो किससे डिवाइड करिए, 1000 से, तो वो लीटर बन जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब। कई बार टीचर आपको लीटर की जगह डेकामीटर क्यूब लिख देगा। डेकामीटर क्यूब और लीटर एक ही बात होती है। एन, नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, जहां यूज होगा वहां फिर से बताऊंगा मैं। आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.083। ये हम न्यूमेरिकल में आपको सिखाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.083। आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आउट टेक्स्ट, आउट टेक्स्ट होता है जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेकामीटर क्यूब एट 3.32 बार। आर की वैल्यू देखिए उसने दी हुई है कितनी, 0.083 बार, एंड ये इसके यूनिट्स हैं। तो हमें तो इस वैल्यू से यूज है, कितनी वैल्यू है, 0.083। अब याद करिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर देखिए कितना है, 3.32 बार। वी, वॉल्यूम, ये देखिए 5 डेकामीटर क्यूब। मैंने अभी आपको बताया था डेकामीटर क्यूब होता है लीटर, तो ये 5 लीटर बन जाएगा। पी वी हो गया, वी हो गया। एन, नंबर ऑफ मोल्स, 4 मोल्स। आर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आपको मिल गया, आर की वैल्यू इसने दी हुई है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए पी कितने, 3.32, यहां से लिया हमने। वॉल्यूम 5 लीटर्स, 5 डेकामीटर क्यूब किसके हो गया, 5 लीटर के। एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4। आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, 0.083। टी, टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा जो भी आपका आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। किस में आएगा, केल्विन में। तो आपने ये कैलकुलेशंस खुद करनी है। पी आपको पता चल गया, वी आपको पता चल गया, एन नंबर ऑफ मोल्स वो भी आपको पता चल गया, आर भी पता चल गया। सिर्फ क्या निकालना है, टी। टी किस में आएगा, केल्विन में। और आंसर केल्विन लिखना ज़रूरी है। तो ये इसकी कैलकुलेशन खुद करिए और मुझे बताइएगा इसका आंसर कितना आया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम, ये भी एनसीईआरटी का आउटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम्स ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री C, 1 बार प्रेशर। आर की वैल्यू दी हुई है। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। पी कितना है, पी देखिए प्रेशर दिया 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमोसफेयर, दैट्स फाइन। कैलकुलेट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो निकालना है हमें। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, याद करिए। नंबर ऑफ मोल्स होते थे गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है, 8.8। मॉलिकुलर वेट 44। CO2 का मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट 44 होता है। तो डिवाइड करेंगे तो 0.02 मोल्स आ जाएगा। कोई बच्चा अगर इसको ध्यान से करना चाहे तो फर्स्ट लेक्चर को दोबारा से सुनिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है इसको कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.02 मोल्स आ गए। आर की वैल्यू 0.0083। टेम्परेचर मैंने आपको बताया था केल्विन में लेना है, 31.1 डिग्री C प्लस 273, दिस इज 304.1। तो अब हमारे पास पी वी है, पी अवेलेबल है, वॉल्यूम निकालना है, एन हमें पता है, आर भी हमें पता है, टी भी हमें पता है। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है पर खुद ट्राई करने, दिल करेगा कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, आप कर भी सकते हैं, बट ट्राई करिए कि खुद प्रैक्टिस करिए, खुद निकालिए। एग्ज़ाम में CBSE के अंदर कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये NCERT के है तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आएंगे भी। उम्मीद करते हैं आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा।
अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी एनसीईआरटी के हैं। आइए उनको देखते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक क्वेश्चन नंबर 10 है। दोनों में जो इक्वेशन यूज होनी है वो यूज होनी है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पर ध्यान रखिएगा, पहले केस में आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाइए और नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होंगे। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन H2, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 2 लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट 2 ले लिया तो गिवन वेट निकल आएगा। यही उसने मांगा है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसमें तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल क्या करिए, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। आप एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2.9 grams of a gas at 95 degrees C occupy the same volume as 0.184 grams of dihydrogen at 70 degrees C at the same pressure. What is a molecular mass? Yes, molecular mass निकालना है। करिए ट्राई, नहीं निकलेगा तो मैं हेल्प भी करूंगा आपकी। इसमें ध्यान रखिएगा, ये वाला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का जो फॉर्मूला है वो आप लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप लिख लेंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 2.9। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास आना चाहिए। एग्जैक्ट 2 तो नहीं आएगा, या 2 से थोड़ा ज़्यादा या 2 से थोड़ा कम आना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं आता होता कभी भी। ऐसे ये वाला न्यूमेरिकल है, इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखिए 34.05 ml, तो इसको लीटर बनाना है। इसको पुट मत करिए अभी, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढिए। जब नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो इसमें आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल चुके, फिर आपको गिवन वेट भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम है, गिवन वेट भी। तो यहां से क्या निकालेंगे आप, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मॉलिक्यूलर वेट लगभग 124 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस है, फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूलर मास लगभग 124 के आसपास आएगा। अगर 124 के आसपास आ रहा है तो आपका करेक्ट है, नहीं तो कैलकुलेशंस एक बार फिर करिए। आप कहेंगे तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको एक बार नहीं सुनना, 2-3 बार सुनिए, याद हो जाएगा। और अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, प्रॉपरली लिखिए, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के लिए सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों को लेक्चर फॉरवर्ड भी करिए, सब सुन पाएँ। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे रिंग भी कर सकते हैं, एंड कॉल कोई मैसेज भी डाल सकते हैं। थैंक यू।